नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में अब तक की एक अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कह दिया है कि जो आरोप लग रहे थे या जो मामला था पीएम मोदी के भाषण पर, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं पाई गई जिस पर ऐतराज किया जा सके, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन से पूछा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज क्लीन चिट दे दिया। ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें कि कांग्रेस ने शिकायत की थी। ये तो हुई बात अब तक की इस खबर की। इसके अलावा आज एक सवाल करने का मन है आप लोगों से। जो सजा का प्रोविजन है, चाहे वो बच्चे को दी जाए, चाहे किसी शख्स को दी जाए, चाहे वो कोर्ट दे, क्योंकि सजा का जो प्रावधान है वो अगर बात करें संवैधानिक तौर पर तो कोर्ट को ही होता है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको ही होता है। सजा का मकसद सिर्फ शायद यही होता है कि लोग जो अपनी गलतियां हैं उनसे बाज आए, बचें और आगे ऐसा ना करें। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मेनका गांधी, आजम खां, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ और अगर देखें मायावती पर बाकायदा अपने कानून का बल्कि अपने अधिकारों का डंडा चलाते हुए बैन लगाया और एक सजा के तौर पर फैसला सुनाया। लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि आजम खां की दोबारा बदजुबानी को लेकर एक बार नहीं कई बार को लेकर इलेक्शन कमीशन ने आज फिर उन पर 2 दिन का बैन लगा दिया, जो कि कल से होगा। 48 घंटे का बैन उन पर लगाया गया। वो कोई प्रचार नहीं करेंगे, कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी आप सजा के तौर पर ही देख सकते हैं। छोटे बच्चे अगर सजा के बाद न सुधरे तो शायद समझ में आता है, लेकिन ये उन नेताओं का हाल है जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके लिए देश का और देश आपका भविष्य तय करने की बात करते हैं। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो भी लगातार कभी छक्का मारने के लिए तैयार रहते हैं और कभी वो मच्छर और हाथी की बात करते हैं। कोई कम नहीं है, कोई पार्टी कम नहीं है। ममता बनर्जी बेशर्मी की बात कह रही, वो कह रही 40 विधायकों की जो बात की थी उस पर अगर देखा जाए तो उन्होंने सवाल किया पीएम मोदी पर, खास तौर से बड़े तीखे हमले किए हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पर 72 घंटे नहीं बल्कि 72 साल का बैन लगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है 40 विधायक उनके टच में। ये तमाम सवाल हैं। आज इन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ, देखते हैं कि इस पैनल की क्या राय है इन तमाम हालात को लेकर, क्योंकि 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण की बात होगी। बीनू मेनन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी आपका दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ अहमद खान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। अहमद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनोज यादव जी आपका। मुजफ्फर हुसैन साहब दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे कई बेबाक राय पाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज यादव जी के पास चलते हैं। मनोज यादव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 72 घंटे का नहीं 72 साल का बैन लगना चाहिए, तो बड़ी सख्त सजा हो जाएगी। क्या चुनाव आयोग की नजर में कल्याण सिंह की वो स्टेटमेंट नहीं आती है क्या कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति और वो किस तरह से वोट की अपील किसके लिए कर रहा है? चुनाव आयोग क्या होता है? आंखों में पट्टी बांध लेता है, कानों में रुई ठूस लेता है, अथवा अनजान बन जाता है? मैं तो कहूंगा क्या मंदबुद्धि हो जाते हैं क्या? और जब विपक्ष के लिए मनोज यादव जी, ये मंदबुद्धि कहना भी तो मुझे लगता है विवादित ही बयान है। निश्चित तौर पे, और आरोप लगेंगे। जो काम इस संस्था इस देश में काम नहीं कर पाएगी उस पे आरोप लगेंगे। फिर चाहे वो कोई भी संस्था हो। राजनेताओं पे आप सवाल उठा सकते हैं, मोदी पे सवाल उठते हैं, मुख्यमंत्रियों पे सवाल उठते हैं, तो जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है उस पे सवाल उठेंगे। और क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अपनी ताकत को समझ रहा है? या इलेक्शन कमीशन कह दे इस बात को, खालिद जी, वो कह दे कि भैया ऐसा है, हम मोदी जी के ही अंडर काम कर पाएंगे और जैसा मोदी जी हमसे कहेंगे वही हम कर पाएंगे। आप बताइए, झांसी का मैटर सामने आया, क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? दूसरे दिन गाड़ियां प्राइवेट गाड़ियों में जा रही हैं, ईवीएम मशीनें। ये और तो अगर उसमें सच्चाई थी तो कर्मचारी छोड़ के गाड़ी क्यों भाग गए? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अपने आप को क्लीन कर रहा है? क्यों अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हम निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं? लेकिन नहीं बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है अहमद खान साहब, विपक्षियों पे एक दिन में कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है अहमद खान साहब, सत्ता में बैठे नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं। जी
अहमद खान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, बाकायदा आपके बड़े सीनियर वकीलों ने वहां जाके रिट की थी और उस पर सुनवाई गुरुवार को होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करके जवाब तलब किया इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपकी यही शिकायत थी कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जब उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं तो कार्रवाई क्या करते। अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? क्या इसके बाद भी आपके पास कुछ बचता है या यहां पर भी आप बेनकाब हुए जिस तरह से और मामलों में हुए? नहीं, बेनकाब होने की कोई बात ही नहीं थी। हमें लगा कि ये चीज गलत है और हम और हमारी पार्टी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है, हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो भी फैसला लिया, उन्होंने कहा कि ये चीज जरूरी नहीं थी है, जो भी रहा, बट ऐसा नहीं है कि हम बेनकाब हुए हैं। हमें लगा कि ये चीज गलत है और हमने अपनी पीड़ा जाहिर करी और भारतीय संविधान के अनुरूप अगर वो चीज गलत नहीं है तो हम मानते हैं, फिर वो चीज गलत नहीं है। यानी अब आपको लगता है कि आज माफी भी हो गई और अब एक बार और आपको लगा कि नाकामी हुई है? नाकामी नहीं हुई है, नाकामी नहीं हुई है। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और वो गलत हुआ है, लेकिन अगर कोर्ट माननीय न्यायालय ये कहती है वो चीज गलत नहीं है। नहीं, न्यायालय ने अभी नहीं कहा, है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं देखा है। अभी तो गुरुवार में सुनवाई होनी है। आप शायद आप अपडेट नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो मामला दूसरा है जिसमें न्यायालय ने आपसे माफी मांगने को कहा, वो हम कर चुके हैं चर्चा। लेकिन हमारी लेटेस्ट चर्चा ये, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। खैर बीनू मेनन जी आपके पास चलते। बीनू मेनन जी, सवाल ये है कि सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं सरकार में रहते हुए, और 66 जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे पूर्व, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर और एक अपनी आशंका भी जाहिर की थी और प्रेसिडेंट महोदय को भी बाकायदा ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। उसके बाद कई सवाल उठाए, जैसे अभी मनोज यादव जी भी कह रहे थे कुछ चीजें हुई हैं और भी तमाम चीजें हुई हैं। क्या इसके लिए आपके पास कोई जवाब है या ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और आपको बदनाम कर रहे हैं या वाकई में मिसयूज हो रहा है? देखिए, ये यकीनन ये लोग राजनीति कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल गिरे हुए स्तर की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जब अपने हाथ में होती है सरकार तो ये इस चीज को लेके बोलते नहीं है। अगर आपने पीछे भी देखा होगा, ये ईवीएम का रोना रोते थे हर जगह, और जिन जगहों में इनकी सरकार बनी वहां पे ईवीएम ठीक था, जहां पे सरकार नहीं बनी वहां पे ईवीएम खराब। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पहले चरण में आपको मालूम होगा, ऐसे ही बसपा के कार्यकर्ता ने बाहर आकर एक रूमर फैलाया कि हम बटन कोई दबाते हैं, कमल के फूल पे लाइट जलती है। इस चीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और जब पता चला कि भाई वो फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा था, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। तो ये देखिए, एक फॉल्स नैरेटिव लोगों के सामने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मालूम है इनकी हार निश्चित है, जनता इनके साथ है नहीं, इनको हर जगह मालूम है। ये एक बीजेपी का प्रवक्ता होकर नहीं बोल रहा हूं मैं, एक आम सिटीजन के रूप में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप गलियों में, रोडों में कहीं भी निकलते हैं, हम आज जो प्रवास करते हैं, डोर टू डोर पे जाते हैं, हमें पता लगता है इस चीज का कि भाई लोग जो है वो बीजेपी के साथ है, वो उन्हें नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। वो ये दिखता है तो उस चीज को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये लोग ऐसी कहानियां बोलते हैं। ठीक है मुजफ्फर साहब, जैसा भी मैंने जिक्र किया कि काफी जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने जाके शिकायत भी की, उसके अलावा अभी आजम खां पे आज फिर बैन लग गया। उनकी जो बदजुबानी को खासतौर से इलेक्शन कमीशन ने गंभीरता से लिया और कल से उन पर 2 दिन का और बैन लग गया है। बावजूद उसके जबान किसी की थम नहीं रही है। आप देखें, उसी मामले पर लोग कहीं ना कहीं उसी तरह की ट्रेंड बनाया हुआ है कि आप तालियां बटोरें या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और विवादित बयान दें। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस आज कई मामलों में बेनकाब हुई है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से आज उन्होंने माफी मांगनी पड़ी, जिस तरह से उन्होंने चौकीदार चोर है वाला एक स्लोगन था, हालांकि उसको अब दोहराने में हमको बहुत पहले भी हमें तकलीफ होती थी, लेकिन अब उस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस एक तरह से बेनकाब हुई। अभी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, कहा है कि ऐसी कोई उसमें शिकायत नहीं पाई गई जिसको लेकर के पीएम मोदी के उस भाषण को लेकर कोई कार्रवाई की जाए। क्या कांग्रेस होमवर्क नहीं कर रही या कहीं बीजेपी भारी पड़ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, बीइंग ए जर्नलिस्ट, के बल्कि उसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, अकेले कांग्रेस होमवर्क नहीं कर रही बल्कि विपक्ष भी शायद होमवर्क नहीं कर रहा, ऐसा भी लग रहा है। जी, मैं आपसे बीइंग ए जर्नलिस्ट ये बात कहूंगा और जिम्मेदारी से कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। और मतलब बिना पावर के उसने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बैन लगा दिया था, पहले पूरी बात मायावती के खिलाफ। वो जिस तरह से उसको अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, ये बार बार हो रहा है।
मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूं कि किसी भी क्षेत्र में कितने परसेंट वोटिंग हुई इसको कंफर्म करने में भी इलेक्शन कमीशन को टाइम लग रहा है। और जहां तक ईवीएम की बात है उसमें बाज़ाब्ता ये बार बार शिकायत आ रही है, कई जगह से शिकायत आ चुकी है कि ईवीएम शुरू नहीं, के मुजफ्फर साहब, एक एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ईवीएम को लेकर हर पार्टी ने सवाल उठाए हैं, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, मैं ये वो नहीं समाजवादी कह रहा पार्टी हो कि मैं या ये वो नहीं- बीएसपी हो, सवाल ये नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज करके कहा कि आप आइए और हैक करके मैं वो दिखाइए, हैकिंग की आम बात आदमी नहीं कर रहा। पार्टी भी हुई, तो नहीं, मैं फिर ये हैकिंग की सवाल, बात नहीं कर जहां रहा। लोग जीत जाते हैं वहां पे ईवीएम में सवाल मैं नहीं होता हैकिंग है। की बात ही नहीं देखिए, कर रहा। नहीं, मैं मैं ईवीएम सिर्फ की ये बात कर रहा नहीं, हूं। सुनिए एक जी। मिनट। आम आदमी पार्टी 70 में से 67 लाई, कोई शिकायत नहीं हुई। पंजाब के अंदर कांग्रेस जीती, कोई शिकायत नहीं हुई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपने देखा कहीं कोई शिकायत नहीं आई। सवाल यह है कि क्या मैं हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईवीएम की शिकायत की बात कर रहा हूं नहीं मैं भी। नहीं, मैं ईवीएम में खराबी की शिकायत आई है कि उसमें वो काम नहीं किया या कोई बटन नहीं दब रहा, इस तो तरह की मशीन, शिकायत वो शुरू में मैकेनिकल आई। एरर हो सकता है, वो तो उसको वो टेक्निकल एरर की बात आई है, मैं हैकिंग की बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 17वीं लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 16 लोकसभा के इलेक्शन में से 4-5 हम भी देख चुके हैं, लेकिन जबान का स्तर जो इस बार गिरा हुआ दिख रहा है तमाम पार्टियों का, वो इससे पहले नजर नहीं आया। नहीं, इससे पहले भी नजर आया, कब्रिस्तान, लेकिन- शमशान, गधा, पता नहीं क्या क्या आया। आप थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालिए, आपको जी, बहुत चीजें बिल्कुल। याद आ जाएंगी। वो बात ठीक है, लेकिन इस बार तो उसकी अति हो रही है। और यहां तक कि माननीय मोदी जी ने जो बात कही बंगाल में, वो उस तरह की बात एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल के आदमी को नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो मनोज यादव जी, स्तर तो गिर रहा है। और मनोज यादव जी, आजम खां पे फिर बैन लग गया है। क्या सिर्फ विवादित बयान दे के काम चलेगा, या जो आप सवाल उठा रहे थे उस पर होमवर्क नहीं किया, असल जो मुद्दे थे उस पर होमवर्क नहीं किया? मेरे ख्याल से खालिद जी, आप चीजों को विश्लेषण करने में थोड़ा सा चूक जा रहे हैं। जी बताएं। ये सवाल आप में हो सकता पूरा- है आपके पास ज्यादा अनुभव है और मेरे पास अनुभव कम है, लेकिन आप ये बताइए, चुनाव आयोग अपनी जगह पे कितना सही? अगर सही है तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हमारे मेमन साहब ने कहा, हम सवाल उठाते हैं ईवीएम खराब होने पे कि देखिए साहब हमारे वहां पे सवाल है ईवीएम खराब हो, विपक्ष उठाता है सवाल ईवीएम खराब हो गई, उसको सही कराइए, 2 घंटे लेट वोटिंग हो रही। आपने कब ये बात सुनी कि बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हो कि वहां पे ईवीएम खराब हो गई है और उसको प्रशासन जल्दी सही करे? क्यों? क्या बीजेपी का आपकी दायित्व नहीं मेमोरी में बनता है? सही कर दूं, मैं चाहता था कि आप कहें, आडवाणी जी ने बाकायदा इसको कहा, बीजेपी ने कई बार अरे कहा। मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की भी बात कर रहा हूं, लेकिन लेकिन हमेशा ये हुआ है कि सवाल उठे, ठोके, कोई टिका नहीं। मुद्दों को खोदने में विश्वास नहीं रखते। हाँ। खालिद जी, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट पे डिबेट करूंगा। ठीक है। हम बीजेपी नहीं है अच्छा। जो मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करें। एक बात आप बताइए, देखिए, आप पहले क्या चरण से हैं, चौथे चरण तक आप क्या हैं बीजेपी वो के आपको लोगों पता ने क्या होगा, किया? लेकिन आप वो हैं जो बीजेपी की खड़े होकर तारीफ करते हैं संसद में। आप कहते हैं कि मोदी से अच्छा तो कोई पीएम ही नहीं बना। आप खालिद वो साहब जी, हैं। मेरी मैं बातें पूरी मैं नहीं हुई, पर्सनल मैं नहीं माफी होना चाहूंगा। चाहता, मैं पर्सनल माफी नहीं होना चाहते हुए चाहता। आपसे आपने कहूंगा, सही मेरी कहा, बातें पूरी नहीं हुई। आपने सही कहा कि सवाल मेरी होते हैं। बातें पूरी हम सब- नहीं हुई देखिए, है अभी। देखिए, हमारा काम है सवाल उठाना, आपका काम है जवाब देना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, तो आप ये क्यों बताते हो कि अंडरवेयर खाकी है या नीला है? आप सीधे प्रदर्शन करिए, आप जाके कोर्ट जाइए। आप उस पर तो जाते नहीं है। आप चाहते हैं कि विवादित मुद्दा देके लोगों को अट्रैक्ट कर ले, लेकिन अगर आपको लगता है अमर कि सिंह ने खराब है, खाकी तो आप रंग उस की ये मुद्दे पर अंडरवियर क्यों नहीं पहन टिकते? रखी थी जी वो तो पता चल गया होगा ना आपको भी। जी, समाजवाद का ढोकला करने वाले, ढकोसला करने वाले खाकिये पहन के रखे थे, तभी तो समाजवादी आपको 10 परिवार साल को पता तोड़ नहीं दिया। लगा, आपको 10 साल हाँ, पता नहीं लगा वही जब उनको बात- वही बात आदरणीय जब ने उनको कही थी। संसद में भेजा मैं था, तो आपको ये भी तो बताता हूं, जनता से आपने आप धोखा मुझसे किया। अगर एक हेल्दी डिबेट आपने ये कराना भी चाहते हैं, तो आपने- मुझे अपने तथ्यों को रखने दीजिए। नहीं, मैं बड़ी आपने ये भी गुजारिश तो से धोखा किया ना, आपको इस 10 बात साल को तक रख रहा उन्हें हूं। संसद में भेजा। अगर आप आज वो गलत हैं तो तब भी गलत थी ना वो। आप मेरे ख्याल से चुनाव आयोग पे आ जाते तो बेहतर होता। मैं एक ठीक है, जहां आप चाहते हैं मैं वहां बदायूं चलने को में- तैयार हूं। आप जहां कहेंगे मैं वहां बदायूं में चलूंगा। चुनाव हुआ। अरे जी। सुनिए सर, सुनिए। जी, बताएं। बदायूं में चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने जानकारी दी वहां के प्रशासन को कि साहब प्रत्याशी के पिताजी जो राज्य की सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जी, वो वहां छापेमारी मौजूद हुई थी। है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनिए, बात कर रहे हैं। अरे
छापेमारी से आगे आइए ना। बताइए। वो कौन थे? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। और जब छापेमारी हुई तो वो नहीं पाए गए और उनकी गाड़ी पाई गई। आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम जहां खड़े हो वहां से लाइव आ सकते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का जवाब दिया? इस बात को प्रेजेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं वहां नहीं हूं, अपनी लोकेशन को भेजा नहीं भेजा? इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य चोर है, बीजेपी के लोग चोर हैं। ठीक है, इस बात पे क्यों नहीं डिबेट करते हैं? ठीक है, हम एक मिनट आप डिबेट को, बीनू मेमन आप हमारी चोर डिबेट को, चोर नहीं, आप हमारी डिबेट को जोर से डिसाइड हम नहीं मारते करेंगे कि हैं। हम किस बात पे डिबेट करेंगे। हम आपको एक बात बता दें, तुम्हारी ये इस चक्कर में मत रहना कि ये मेरा गुस्सा है। तुम्हें जवाब देने का अंदाज मेरा यही है, ऐसा क्योंकि आप और बात समझते नहीं हो। मनोज यादव जी बात सुने, बेशरम लोग हो आप, मनोज, और मुस्कुराते हो बेशर्मी के साथ, अपनी गलतियों पे खींच नहीं पोड़ते हो। मनोज यादव सुने, सुने एक मिनट, और देश का प्रधानमंत्री खीसे काटता रहा तो हम तो जानते हैं आपके चरित्र को। ठीक है बीनू मेनन जी, ये क्या? देखिए, जो आप जिस चीज अगर डायलॉग मार रहे हैं ना, सबसे पहले बता दूं, 110 करोड़ लैपटॉप्स कहां गए आपके? आप चोर चोर कह रहे हैं, 110 लैपटॉप कहां गए? 110 करोड़ लैपटॉप और 97 करोड़ का घोटाला, 97,000 करोड़ का घोटाला सीएजी ने आपके ऊपर पकड़ा है, हमारे ऊपर नहीं पकड़ा है। खनन घोटाला आपके ऊपर पकड़ा है, हमारे ऊपर नहीं पकड़ा है। 80,000 जाली टीचर्स को तनख्वाह आप दे रहे थे, हम नहीं। 36,000 मरे हुए लोगों को पेंशन आप दे रहे थे, हम नहीं। और इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। समझ आया? क्लियर बता दिया मैंने आपको, चोर मचाए शोर किस चीज को कहते हैं। मोदी के बैठ कर ऐसे ऐसे करके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक मिनट, क्या होगा? अरे हम सत्य कहते हैं। 110 बता दो ना फिर, 110 करोड़ लैपटॉप कहां गए? मेमन जी, हम शहीदों की शहादत पे खींचे नहीं काटते। ठीक है, मेरी भाषा थोड़ी सी मनोज तीखी है, यादव, लेकिन मैं बोलता अगर ऐसा ही हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये चलिए आपकी नजर में गलत है। आपने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने भी तो लोकेशन नहीं भेजी, आपने भी तो फुटेज नहीं भेजी। क्या गाड़ी खड़ी? उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी, तो गाड़ी से आदमी की लोकेशन हो जाएगी। गाड़ी वहीं खड़ी थी, तो आप फॉलो करते। अरे भैया, कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संवैधानिक है। हम तो विपक्ष हैं। हाँ, तो आप उसको फॉलो करते ना, आप भी तो फॉलो करते। अरे हम तो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। लेकिन बेशर्मों की सरकार है। अब की बार मोदी सरकार नहीं थी, अब की बार बेशर्मों की सरकार है। शहीदों के सम्मान में खींचे काटते हैं ये। अच्छा, मनोज यादव कौन सी बात को माने? आपकी इस बात को माने कि मोदी सरकार नहीं, बेशर्मों की सरकार है, या मुलायम सिंह यादव जो पार्लियामेंट में देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कह रहे थे उस बात को सच माने? दोनों में से कौन सी बात सच है? खालिद साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी कि हमारी राजनीति में भी कुछ संस्कार हैं और हमारे संसद में बैठ के भी कुछ बातें कही जाती हैं। नहीं, पूछ रहा और हूं, उन मेरा तो बातों का सवाल सम्मान है, नेताजी ने मेरा किया तो सिर्फ एक और बहुत छोटा कहा। सवाल है कि सच कौन सी बात को माने? जो मैं कह रहा हूं वो सच है। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं नेताजी ने सच- जो कहा, आप मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता हैं। उन्होंने इस बात को कहा जो वो उस लोकसभा ठीक में है। सबसे उम्रदराज नेता है वो। हाँ, और ठीक। उन्होंने आशीर्वाद दिया प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। मनमोहन सिंह को भी आशीर्वाद दिया था। और वो चलिए। सबको बड़े दिल के साथ राजनीति करते चलिए, हैं। बस ये तो सवाल पूछ रहा था मैं। अहमद खान साहब, नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको, और शानदार जवाब दूंगा। हाँ, मैं जवाब आ गया की ना। तरह 650 करोड़ वोट पाके प्रधानमंत्री बनने वाले की पार्टी में नहीं हो। फिर कौन सी पार्टी में आप? हम उत्तर प्रदेश की समाजवादी जो इंसाफ और इंसानियत की बात करती है, अब उस पार्टी के अब कार्यकर्ता। आप सुन लेना, समाजवाद की परिभाषा पढ़ लेना। आपको प्रदेश में अध्यक्ष चाहिए होता तो बेटा, आपको बहू, भाई, वो मेरे भतीजा। पिताजी ने 1975 में पढ़ी थी, सुन लीजिए, 76 में जेल गए थे। हाँ, सुन लीजिए, इमरजेंसी में फिर गए आपको थे। भतीजा, फिर आपको समाजवाद की भाई, परिभाषा आपका हमने ये इमरजेंसी में समाजवाद पढ़ी सबको है। समझ में आता है। लेकिन अहमद हम खान आज साहब, के नेता नहीं है। अहमद खान साहब, राजनीति में लगातार स्तर जो गिर रहा है आपका, तो अभी आप देखिए, चुनाव आयोग से अलग जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पे डिबेट करूंगा। हाँ, करो। खालिद साहब आप सीनियर पत्रकार हैं, करिए ना। मैं बड़ी माफी से कह रहा हूं, करिए। मैं डिरेल नहीं करूंगा। नहीं, करिए। हम हमारे चुनाव आयोग पे आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जो आपको 7 विधानसभा चुनाव में पसंद था, आज आप कह रहे हो राहुल गांधी ने धोखा कर दिया। आपकी कौन सी बात पे यकीन करें? राजनीति में राजनीतिक दलों को यह अधिकार है। अच्छा, गठबंधन में एक हाँ, दूसरे पे सवाल आपकी उठाएंगे। राजनीति ममता ठीक है। बनर्जी के साथ अहमद सरकार खान चलाने साहब, वाले आप भी लोग मौजूद हैं, आज लेकिन ममता बनर्जी को राष्ट्र विरोधी ठीक कहते है, हैं।
अहमद खान एनडीए का हिस्सा थी कि नहीं थी? एनडीए का हिस्सा थी कि नहीं थी? रेल मंत्री थी कि नहीं थी? लालू जी ने क्या कहा था? आपको तो रेल चाहिए, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे जहन में वो बात अभी भी है। हाँ, लेकिन रेल वाले लालू यादव के साथ आप बिहार में धोखा भी करने गए थे जब अभी पिछले दिनों कोई चुनाव चल रहे धोखा थे। नहीं है। हाँ, खाली वो साहब आप जो मुद्दे करते से हैं वो भटक धोखा रहे नहीं हैं। होता, जो दूसरा करता है वो मुद्दे से धोखा मत होता है। भटकिए। खैर, मैं मुद्दे पर मेमन साहब से पूछिए कि मुद्दा विहीन क्यों हो गए? ठीक है अहमद खान, अभी आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज दो चीजें हुई हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। क्या अब आपकी रणनीति अगली क्या होगी? क्या इलेक्शन कमीशन के इस नैरेटिव को आप मान रहे हैं या अभी भी कुछ आपके पास रास्ते बचते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। रही बात जहां जहां गलत होगा वहां वहां हमने पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है, सुप्रीम पावर है, उसके अधीन है और वो जो जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। तो क्या अब मान लिया आपने कि ये चीजें जो हुई है, चूंकि आज ही आपको एक जगह माफी मांगनी पड़ी, आज ही आपको एक जगह दूसरी जगह भी मुंह की खानी पड़ रही है। सिद्धू अपनी जबान से लगातार वही बातें कर रहे हैं, आजम खान पर आज ही बैन लगा है, लेकिन आप मुद्दों से हटके अपनी मर्जी से अपनी राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक माफी मांगने की बात है, जहां तक मुझे पता है, हमने उस जो वाकया चल रहा है, जो चीजें चल रही थी, उस पर खेद प्रकट किया है, माफी नहीं मांगी। आज माफी मांगी है, दोबारा हलफनामा देने की बात कही है। 22 पेज का जो था हलफनामा था, जिसपे बाकायदा चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका 22 पेज का जो हलफनामा है उसमें आपने ब्रैकेट्स के अंदर खेद व्यक्त किया है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन चलिए कानूनी दांव पेच है, इसको ज्यादातर लीगल वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन मुजफ्फर साहब सवाल यह है कि राजनीति का आप देख रहे हैं स्तर, जो मैं करूं वो सही है, जो मेरे हिसाब से सूट करे वो सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ पसंद था, आज वो पसंद नहीं है, आज धोखेबाज हो गए। अगर बात करें गेस्ट हाउस कांड को छोड़कर, आज दोनों साथ हैं। आज आप बात करें तो क्या ये राजनीति है? क्या ये मुद्दों की राजनीति है? और ये कहना कि हम या कोई और आदमी, यानी भाषा का कहीं ना कहीं कोई संयम नहीं है, लगातार सजा होने के बावजूद भी। देखिए, मैं अभी आपसे ये बात कह रहा था कि जो स्तर गिर रहा है ये बहुत ही दुखद है और इसकी वजह से मुद्दों से तमाम पार्टियां भटक रही हैं। देखिए, इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ भुखमरी बढ़ी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे यहाँ और बहुत सारे इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन का इशू है। तो कोई भी दल जो कोर इश्यूज हैं जनता के, उस पर बात ना करके वो जबानी जमा खर्च वाली बातें हो रही हैं, जिसके कारण मुद्दों से भटकाया जा रहा है और गुमराह करके और वोट लेने की कोशिश की जा रही है। इससे इलेक्शन तो जीता जा सकता है, लेकिन न जनता का भला होने वाला है न देश का भला होने वाला है। जी, ये बहुत दुखद है। बीनू मेनन, सुनिए, सवाल यह है कि जिस तरह से मनोज यादव आपसे, आपकी पूरी कार्यशैली से नाराज है, और उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपका दबाव है। जिस तरह से उन्होंने एक चैलेंज किया कि या तो इलेक्शन कमीशन कह दे कि हम इससे बाहर नहीं जा सकते, इस आरोप को आप किस तरह से डिफेंड करते हैं? देखिए, ये आरोप मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा, ये आरोप जो है ये एक सेफर साइड लेके चल रहे हैं। अगर जीत गए तो इलेक्शन कमीशन खराब नहीं थी, अगर हार गए तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ धोखा कर दिया। ये वाला सिस्टम है। ये हर जगह अगर आप देख रहे हैं, कहीं पे भी आप देखो, आप, मैंने जैसे पहले भी कहा, पहले ईवीएम पे सवाल उठते थे, तो जहां जीते वहां पे ईवीएम पे सवाल नहीं है, जहां से हारे वहां ईवीएम पे सवाल है। ये, और मैंने पहले चरण का भी आपको एग्जाम्पल दिया, जहां पे ऐसी एक कार्यकर्ता ने जो है कहा कि भाई ईवीएम कोई भी बटन दबाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल बड़ा है, अगर वो वहां मौजूद थे और उनकी गाड़ी पाई गई तो क्या आपको लगता है आपको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? गाड़ी पाया जाना, किसी का गाड़ी कहीं पे पाया जाना, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति वहां होगा। मेरी गाड़ी मेरे घर पे होगी तो मैं वहां हूं, जरूरी नहीं है। तो ये सब तो देखिए, अब जैसे जनता को गुमराह करने की बातें करते हैं आप, और ये क्या है, और उसके बाद कहता है चोर है, एक हमारे कांग्रेस पार्टी से आ रहा था चौकीदार चोर है, अब उनको वो करना पड़ा। अभी ये कह रहे हैं चोर हैं, इनका तो मैंने खुद ही गिनवा दिया, 97,000 करोड़ की घोटाला इनका अभी सीएजी ने पकड़ा है, 110 करोड़ लैपटॉप इनके पता नहीं है कहां गए, और ये दूसरों को बता रहे हैं। 110 करोड़ लैपटॉप कैसे हो जाएंगे? आप पूरा डेटा है, अगर आप चाहिए ना, मैं डेटा, मैं बिना डेटा के नहीं बोल रहा, आपकी तरह हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं मेरे पास पुख्ता जो डेटा है मैं उसी चीज को लेकर बोल रहा हूं। थोड़ा सा दूसरी बात, अगर आपके पास डेटा था तो आप एफआईआर कराइए ना। जी, देखिए, मैं, मैंने सवाल किया है, देखिए, कार्रवाई
कार्रवाई उस पर हो रही है। इसके ऊपर जो है एनफोर्समेंट के ऊपर, ये एनफोर्समेंट के तफ्तीश में ये चीज आ गई है। अब इसका जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा इनको क्या होना है। पढ़े लिखे सुन लो, तुम्हें कम जानकारी है। 7 बार ऑडिट हो चुका है लैपटॉप वितरण का, 7 बार। आप तो बोले मत, आप थोड़ी देर पहले संस्कार की बात कर रहे थे। आपके पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं बलात्कार जो है लड़कों से गलती हो जाती है, उसके बाद आप संस्कार की बातें करते हैं। फिर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। गड़े मुर्दे मतलब ये सब सही था ना करो, मौजूदा समय की यू बात। विल रीप व्हाट यू सॉ, समझ में आ गया? थोड़ी कम आती है हमको। अभी थोड़ी देर पहले आप इंग्लिश में ही बोल रहे थे, इसीलिए हम बोले। अरे वो हमें कम आती, 2-4 शब्द हम याद करके बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम भी 2-4 शब्द याद करके ही बोले हैं। और सुन लीजिए, हाँ बोलिए। पढ़े लिखे लोगों, हाँ आपको बताऊं, हाँ बताएं। अभी जब आप तेज बहादुर यादव को सस्पेंड कर देते हो, किस लिए? अनुशासनहीनता के लिए। लेकिन जो अधिकारी खाना नहीं सही दे रहा है और भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको सस्पेंड नहीं करोगे? क्या चच्चा लगते हैं क्या आपके, जो उस अधिकारी को नहीं सस्पेंड? अब पता नहीं किसके चक्कर लगता है। हमारे देखिए, हमारा जहां तक जो देता है ना, हम ऑल इंडियन से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिखते तो हम चचा भी बना लेंगे। आपकी तरह नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक समुदाय विशेष को चचा बना देंगे। हमारे लिए सारे देश हमारे लिए कुटुंब है, पूरा देश हमारे लिए कुटुंब है। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है। एक एक बयान गिनवाऊं मैं आपके, जो व्यक्ति विशेष और समुदाय विशेष को लेकर आप देते हैं, यहाँ ना बोले, ठीक है? आप ना बताएं। और जहां तक आप जिस सिपाही की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा खालिद साहब, उसका जो अभी जो स्क्रूटनी निकली है, उसमें उसके फेसबुक में 500 जो है पाकिस्तानी फ्रेंड्स दिखते हैं। तो ये भी एक विवाद का विषय है। बिरयानी दिखती है सिपाही, मैंगो भी दिखता है, साल भी दिखता है, बिरयानी भी आईडी दिखती में है। अगर 500 पाकिस्तानी 22,000 करोड़ रुपए भी ये दिखता अपने है। आप में सवाल बिजली सप्लाई वाला बड़ी गंभीर बात आपको है। नहीं पता होगा, मुझे पता है। ताज्जुब की बात है। मैंने सुना था कि अगर किसी को अपने परदादा या अपने पूर्वजों को नाम भूल जाए तो चुनाव लड़ ले, सब चीज सामने आ जाएगी। आज आपने एक और बात बताई कि 500 पाकिस्तानी उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये बड़ा सवाल है। बीनू मैनन आपके ऊपर ये सवाल मसूद के इनके फूफा थे ना, सुनिए, ठीक है, समझ गया? सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी मेहमानों का शुक्रिया। कम से कम भाषा का संयम रखें। लेकिन अगर बीनू मेनन आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात थी, तो चुनाव के टाइम पे आपको अगर ये बात पता लगी है तो बड़ी गंभीर बात है। इंटेलिजेंस फेलियर है, और आपका भी फेलियर है कि अगर आपके पास ये जानकारी थी तो आप थाने अब तक क्यों नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा, कई और भी सवाल उठाए, लेकिन सभी दलों का हाल एक सा है। सब लोगों को अपनी मनमानी अच्छी लगती है, अपने समय पर चीजें अच्छी लगती हैं, अपने मुद्दे अच्छे लगते हैं। और अगर बात करें किसी भी पार्टी की, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सबको मालूम है। और कम से कम आपके पास भले ही ज्यादा समय ना बचा हो, और जो बचे हैं 3 चरण बचे हैं, ज्यादातर मतदान हो चुका है, लेकिन अपने मुद्दों का ध्यान में रखकर बात कीजिए कि जो लोग आपके जनप्रतिनिधि है वो वाकई में कितने गंभीर हैं। फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।